विशालपुर गांव की ठंडी शाम धीरे धीरे अपने पर्दे गिरा रही थी। चारों ओर कड़कड़ाती ठंड का साया फैल चुका था, मानो हवा में भी किसी अनकहे रहस्य की फुसफुसाहट घुली हो। इस गांव के कई राज आज भी लोगों की जुबान तक नहीं पहुंच पाए थे। कुछ दबी यादें, कुछ अनसुनी कहानियां। चौपाल के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसकी मिट्टी की भट्टी से उठती भाप ठंड को थोड़ी देर के लिए मात देती थी। गांव के कई लोग रोज की तरह वहीं जमा हुए थे। आज भी कुछ चेहरे ठंड से सिकुड़ते हुए गर्म चाय का मजा ले रहे थे, और उसी धुंधलके में गांव की रहस्यमयी खामोशी और गहरी लग रही थी। यार, ये तो रोज की कहानी हो गई है। शाम होते ही बत्ती गुल, हर दिन वही झंझट। हाँ, सही बोल रहा है। जैसे ही अंधेरा होता है, गांव फिर से पुराने जमाने में लौट जाता है। अरे रहने दो, जो भी हो, इस ठंड में चाय की चुस्की और गपशप का मजा ही कुछ और है। यही तो असली मजा है शाम का। बिल्कुल, लेकिन आज रामू काका अभी तक नहीं आए। कुछ गड़बड़ लग रही है। रामू काका के बिना तो हमारी शाम अधूरी लगती है। उनकी कहानियां सुने बिना मजा ही नहीं आता। कहानियां? अरे भोला, वो कहानियां नहीं होती, सीधी सीधी सच्ची घटनाएं होती हैं। छोड़ भी यार, पिछली बार भी उन्होंने बताया था कि काला वन जगह के कुएं में कोई पिशाच रहता था। कोई कैसे मान ले ऐसी बातें। भोला, तू बस आंखों से दिखने वाली चीजों पर यकीन करता है, लेकिन दुनिया में वो भी बहुत कुछ है जिसे हम देख नहीं पाते। तीनों आपस में बातों में मग्न थे कि तभी धीमी चाल से एक बुजुर्ग चौपाल की तरफ आते दिखाई दिए। अरे भाइयों, कैसे हो? और आज भी शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे, रामू काका आ गए। आइए आइए काका, आपकी ही बातें कर रहे थे। हमें तो लगा आज शायद नहीं आएंगे। हाँ काका, आपके बिना हमारी गपशप का स्वाद ही फीका पड़ जाता है। अरे बेटा, उम्र में बड़ा जरूर हूँ, पर दिल तो अभी भी तुम्हारी ही उम्र का है। तुम लोगों के साथ बैठना ज्यादा अच्छा लगता है। गांव के बूढ़े तो बस दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। तो काका, आज कौन सी घटना सुनाओगे? कुछ नया बताना। हाँ काका, ये भी बताइए, क्या आपने कभी अपनी आंखों से कोई भूत देखा है? रामू काका कुछ पल चुप रहे, जैसे बीते हुए वक्त की कोई तस्वीर उनके मन में उभर आई हो। बिल्कुल काका, आपकी बातें सुनकर तो गले में पानी भी अटक जाता है। सच में डर लगने लगता है। काका, आज तो अपनी आंखों से देखा हुआ कोई किस्सा सुनाइए। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, डर और ज्यादा लगेगा। चलो, आज तुम्हें एक अलग तरह की घटना सुनाता हूँ, ऐसी जो सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल को भी कहीं न कहीं छू जाएगी। 5 साल पहले की बात है, और डॉक्टर के रूप में मेरी पोस्टिंग रतनपुर नाम के एक छोटे बेहद शांत गांव में हुई थी। गांव शहर से इतना दूर था कि वहां बिजली भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, पर पता है, वही जगह मुझे कुछ ही दिनों में अपनी लगने लगी थी। लोग सीधे सादे और दिल के अच्छे। उसी दौरान एक दिन गांव के 2 आदमी मेरे क्वार्टर पर मुझसे मिलने आए। डॉक्टर साहब, आपको हमारा गांव कैसा लग रहा है? गांव बहुत अच्छा है, शांत है, लोग भी अच्छे हैं। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बस यही सुनना था। आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें बता देना। और हाँ, श्याम भैया तो हैं ही, वो खाना वाना भी आपके लिए बढ़िया बना देते हैं ना? हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं। अकेला रहता हूँ, पर श्याम भैया का खाना और गांव का माहौल सब ठीक है। अच्छा है, लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपको एक बात बताने आए थे। जब उसने यह कहा तो मैं थोड़ा चौंक गया। अभी तक दोनों हंसते बोलते थे, लेकिन एकदम से उनके चेहरे गंभीर हो गए, जैसे किसी छिपे डर की परछाई उनकी आंखों में उतर आई हो। क्या बात है? कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, कहना तो पड़ेगा ही। देखिए डॉक्टर साहब, आपका क्वार्टर गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पड़ता है, और वहीं से जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है ना, वो जगह ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या मतलब? हम कह रहे हैं, अंधेरा होने के बाद उस तरफ मत निकलिएगा, और कोशिश कीजिए कि अस्पताल से भी शाम से पहले वापस आ जाया करें। उस रास्ते की थोड़ी बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? कैसी बदनामी? जंगल में चोन चोरों का बहुत खतरा है। रात में जिसे अकेला पाते हैं, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। कई बार तो लोग वापस घर लौट भी नहीं पाते। ये तो बहुत गंभीर बात है। पुलिस को पता नहीं? पता तो है, पर पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। इसीलिए डॉक्टर साहब, आप अपना ही ध्यान रखिएगा।
हम बस ये चाहते थे कि आपको पहले से सब पता रहे। अब मुझे समझ आ गया था कि श्याम भैया शाम होने से पहले ही क्यों सारे काम निपटाकर चले जाते थे। उन लोगों की बातें सुनने के बाद से मैं खुद भी काफी सावधान हो गया था। बहुत जरूरी ना हो तो रात को बाहर नहीं निकलता था और कोशिश करता था कि अस्पताल से भी अंधेरा पड़ने से पहले ही घर लौट आऊं। उस रात सच में बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और ठंड असहनीय हो रही थी। मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था, लेकिन अचानक किसी ने जोर से मेरा दरवाजा खटखटाया। उस आवाज ने मेरी नींद पूरी तरह तोड़ दी। डॉक्टर साहब, सो गए क्या? कृपया एक बार दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी काम है। गहरी नींद टूटे तो गुस्सा तो आया ही। कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है? लेकिन फिर ध्यान आया, मैं डॉक्टर हूं। इतनी देर रात कोई आ रहा है तो जरूर बड़ी मुसीबत होगी। मैं उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरा घबराया हुआ, आंखें लाल, जैसे कहीं से भागकर आया हो। शक्ल पहचानी नहीं, लेकिन गांव का ही कोई होगा। तुम कौन हो? इतनी रात को क्या कर रहे हो यहां? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी चल सकते हैं? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। इतनी रात को? क्या हुआ है उन्हें? वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही डॉक्टर साहब, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। अच्छा, लेकिन तुम्हारा घर है कहां? डॉक्टर साहब, मेरा घर जंगल पार करके दूसरे गांव में है। असल में मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और पिताजी भी अब बूढ़े हो गए हैं। वो उन्हें छोड़कर आ नहीं सकते, इसलिए इतनी रात को मैं ही आपको बुलाने चला आया। मां के प्रति उसकी चिंता देखकर मैं मना ही नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अपना डॉक्टर का बैग उठाया और उसके साथ चल पड़ा। तुम्हारा घर बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, बस जंगल पार करके दूसरे गांव में है। थोड़ी दूरी है, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही हम जंगल के और अंदर तक गए, हवा और भी ठंडी हो गई थी। बारिश का मौसम था, आसपास अंधेरा और बस हमारे कदमों की आवाज। कहीं कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है डॉक्टर साहब। वह आदमी मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। कुछ दूर चलने के बाद हम घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक संकरा घुप अंधेरा रास्ता। अचानक मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी और गांव वालों की चेतावनी याद आ गई। अमर, क्या इस जंगल वाले रास्ते के अलावा तुम्हारे घर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो है डॉक्टर साहब, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है। इसी रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, और तुम्हारी माँ को क्या परेशानी है? कितनी तबीयत खराब है? माँ का सिर बहुत तेज दुख रहा है, साथ ही बुखार भी चढ़ गया है। सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही। बहुत परेशानी में है डॉक्टर साहब। उसकी आवाज में अपनी माँ के लिए डर साफ महसूस हो रहा था। हम थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। फुसफुसाहट जैसी हल्की आवाज भी सुनाई दी। अमर, जल्दी चलो, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है। मेरी बात सुनकर अमर ने भी पलटकर अंधेरे में देखा और तेज चलने लगा। लेकिन अजीब बात, हम जितना तेज चलते, पीछे से कदमों की आवाज उतनी ही बढ़ जाती। ओए रुको दोनों, जेब में जो भी है बाहर निकालो, नहीं तो अभी यहीं खत्म कर दूंगा। हमारे पास कुछ नहीं है और मैं डॉक्टर हूं। इनकी माँ की तबीयत देखने जा रहा हूं। हमें जाने दो भाई, मेरी माँ की हालत सच में बहुत खराब है। तेरी माँ मर जाए तो हमें क्या, माल निकाल बस। क्या कहा तूने? अरे बाप रे, ये क्या? बचाओ, भूत बचाओ रे। मैं हैरान रह गया। अचानक वो दोनों गुंडे चीखते हुए उल्टी दिशा में भागने लगे। आखिर उन्होंने देखा क्या था? वह दोनों ऐसे भाग क्यों गए? वो शायद अपनी गलती समझकर चले गए होंगे। आप अब जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई। मेरी माँ कैसी है कौन जाने। हाँ, चलो चलो। और थोड़ी ही देर में अमर के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा हमारा घर, आप जाइए, मैं यहीं हूं। तुम नहीं जाओगे अंदर?
नहीं नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूं। घर के अंदर जाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और उनके पास बैठे थे एक बुजुर्ग आदमी। यही होंगे फिर अमर के माँ बाप। उन्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर वह दोनों जैसे खुशी से झूम उठे। डॉक्टर साहब, आप जो यहां आकर कितना उपकार किया, हम बता नहीं सकते। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कहना ही भूल गया। इस रात को अस्पताल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए घर पर ही इलाज करने का सोचा। बुजुर्ग आदमी से कहा, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, इस हालत में तो अस्पताल ले जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूं, उम्मीद है फिलहाल इससे काम चल जाएगा। वक्त जाया किए बिना इंजेक्शन लगा दिया। आधे घंटे के अंदर हालत में सुधार आने लगा। आप सचमुच भगवान है डॉक्टर साहब, अगर आप आज समय पर नहीं आते तो। आप चिंता न करें, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं भगवान नहीं हूं, बल्कि आप इतने भाग्यवान हैं कि अमर जैसा इंसान आपका बेटा है। अमर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अमर तो गया था मेरे घर, जाकर बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ही तो मैं जल्दी से चला आया। अमर आपको बुला लाया अपनी मां के बारे में सोचकर? ये क्या कह रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वह बुजुर्ग आदमी एक पुरानी ट्रंक से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने लाकर बोला, देखिए तो, क्या इसी ने आपको बुलाया था? तस्वीर देखते ही अमर को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, यह तो अमर ही है। यही गया था मुझे बुलाने, और अमर तो बाहर ही खड़ा है। मुझसे कहा अंदर जाने को, बोला मैं बाहर खड़ा हूं। क्या कह रहे हैं? अमर, अंदर आओ, अपनी मां को देख लो, वह अब काफी ठीक है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, वो अब और नहीं दिखेगा, उसका काम जो खत्म हो गया। क्या मतलब? आज से 2 साल पहले की बात है। शहर से काम करके लौटते समय गाड़ी दुर्घटना में मारा गया था हमारा बेटा। अपनी मां का बहुत प्यारा था, उन्हें तकलीफ होती थी तो पागल सा हो जाता था। उनकी तकलीफ में वह आज फिर से आया था। वह बुजुर्ग आदमी सब बता रहा था और मेरे पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचे थे। तभी सुबह की पहली किरण धरती पर गिरने लगी। सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वे मर ही नहीं सकते। ये वही घटना थी जो उस रात मेरे साथ घटी थी। विश्वास करना या न करना, यह तुम लोगों पर छोड़ दिया। पर मैं बस इतना कहूंगा, हर घर में एक ऐसा बेटा जरूर हो जो अपने मां बाप के साथ हमेशा रहे। वह तीनों कुछ नहीं कह पाए, बस चुपचाप अमर का चेहरा सोचने की कोशिश करते रहे।